हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां भी जुड़िएगा ताकि आपको करंट अफेयर के अलावा भी नोट्स मिलते रहें। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के अलावा ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि पूरे नोट्स का पीडीएफ भी आपको मिलता रहे। चलिए आज 29 नवंबर की कुछ करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि फीफा ने सभी फुटबॉल टीमों की रैंकिंग जारी की है। अब जो रैंकिंग जारी की है इसमें भारत की फुटबॉल टीम की रैंकिंग क्या है? तो अगर इस प्रश्न को देखा जाए, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। इसका ऑप्शन होगा ए, अर्थात भारत की जो रैंकिंग है वो रही है 104वीं। जो फीफा ने फुटबॉल टीमों की रैंकिंग जारी करी है उसमें भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? 104वीं। अगर हम भारत की पिछले महीने की देखें, अक्टूबर की रैंकिंग देखें, तो भारत की अक्टूबर की रैंकिंग थी 108वीं। इससे पहले अगर हम सितंबर की रैंकिंग देखें तो भारत की सितंबर की रैंकिंग थी 109। लेकिन अब जो नवंबर की जारी करी गई है उसमें भारतीय टीम को स्थान मिला है 104वां। चलिए, ये तो जानकारी यहां से मिली, लेकिन थोड़ी और जानकारियां हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हम उन सभी को पढ़ते हैं, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताया गया आप सभी को कि इंडियन टीम का 104वां स्थान रहा, अक्टूबर में 108वां स्थान था। लेकिन जो बात करें शीर्ष टीमों की, जो शुरुआती टीमें रही हैं, उनमें रैंकिंग क्या रही है भारत विश्व में? तो सबसे पहले नंबर पे रहा बेल्जियम, दूसरी रैंकिंग फ्रांस देश की, तीसरे पे ब्राजील, चौथे नंबर पे इंग्लैंड, पांचवें नंबर पे फुटबॉल नहीं पुर्तगाल, और छठे नंबर पे रहा है आपका स्पेन देश। ये शीर्ष के 6 देश हैं जिनकी रैंकिंग फीफा द्वारा जारी करी गई है। अब बात करते हैं फीफा के बारे में, क्योंकि इतनी तो जानकारी हमने पढ़ी है करंट अफेयर से संबंधित, लेकिन करंट अफेयर से संबंधित अब कुछ जीएस को भी हम जोड़ करके पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को करंट अफेयर की ही नॉलेज ना हो बल्कि उससे संबंधित जीएस को भी पढ़ पाए। देखिएगा, फीफा के अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो जियानी इन्फेंटिनो इंग्लिश में भी लिखा है, क्योंकि मैं बार बार आप सभी से बताता हूं कि जो इंग्लिश और हिंदी का प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा उच्चारण में उसमें अंतर हो सकता है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता हूं। तो यह है अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। बात करते हैं कि फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। बात करें मुख्यालय कहां है, तो फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो ये जानकारियां हुई इस पहले प्रश्न, करंट अफेयर प्लस उसके साथ में जीएस। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने पढ़ना है ताकि एग्जाम में कोई सिंगल प्रश्न भी आपकी निगाहों से ना छूट पाए। चलिए, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। समर्पित फ्रेटर सेवाओं, फ्रेटर मतलब मालवाहक, तो समर्पित फ्रेटर सेवाओं की शुरुआत किसके द्वारा करी गई है? अभी देश में फ्रेटर सेवाओं की शुरुआत करने की घोषणा करी है, और वो घोषणा किसके द्वारा करी गई है? तो वो घोषणा करी गई है स्पाइस जेट एयरवेज के द्वारा। स्पाइस जेट एयरवेज ने अब फ्रेटर सेवाओं को शुरू करने की घोषणा करी है। तो ये तो जानकारी यहां से मिली, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रश्न से पढ़ने के लिए हम इस प्रश्न का पूरी तरह से वर्णन करते हैं कि देखिएगा, ये जो स्पाइस जेट द्वारा फ्रेटर सेवाओं की शुरुआत करी गई है, ये कहां पर करी गई है? ये करी गई है कि लेह लद्दाख जो क्षेत्र है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसमें लेह को देश के सभी हिस्सों से या देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाली ये एक वायु सेवा है। इसके द्वारा क्या होगा कि लेह जो स्थान है उसमें ताजा फल भेजे जाएंगे, सब्जियां भेजी जाएंगी, फार्मास्यूटिकल्स भेजे जाएंगे, चिकित्सा उपकरण भेजे जाएंगे और अन्य सामान की आपूर्ति भी लेह को करी जाएगी, क्योंकि आपको पता है लेह भारत का बहुत सबसे ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में आता है। वहां पर जो यातायात के साधन है बहुत कम होते हैं,
जो स्थल मार्ग है वो भी सही नहीं पूरी तरह से हो पाता है, वायु मार्ग में भी अनेक कठिनाइयां आती है। इसलिए वहां पर अन्य प्रकार की सेवाएं पूरी तरह से सुचारू रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये स्पाइस जेट द्वारा नई फ्रीटर सेवाओं की शुरुआत करी गई है। अगर हम बात करें कि ये लेह के लिए पहली नागरिक विमान चालक मालवाहक सेवा है, मालवाहक इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, फ्रीटर सेवा, फ्रीटर सर्विसेज, तो ये इस प्रकार से नई जो ये सेवा है ये शुरू करी गई है। अब ये किसके द्वारा शुरू करी गई है? तो ये तो शुरू करी है स्पाइस जेट के द्वारा, अभी अभी तो बताया था, ये लिखा स्पाइस जेट। तो स्पाइस जेट के बारे में अगर हम बात करें तो स्पाइस जेट की स्थापना कब हुई थी? स्पाइस जेट की स्थापना हुई थी 2004 में, यानी कि 16-17 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम स्पाइस जेट नहीं था, बल्कि इसका नाम था रॉयल एयरवेज। रॉयल एयरवेज के रूप में स्पाइस जेट की स्थापना 2004 में करी गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और वर्तमान में इसके एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, हिंदी में कहें तो प्रबंध निदेशक कौन है? तो वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक है अजय सिंह। तो ये जानकारियां हमने इस प्रश्न से पूरी तरह से पढ़ी है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क बनाने की भारत की पहली योजना, पहली परियोजना कहें या योजना कहें, ये कहां पर शुरू करी गई है? तो जो कि प्लास्टिक का अपशिष्ट होता है, पहले तो मैं बात करता हूं, चर्चा करता हूं इस विषय में कि जो प्लास्टिक का अपशिष्ट होता है, आप सभी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि प्लास्टिक का अपशिष्ट को खराब होने में, या ऐसा कहें कि उसका विघटन होने में कई सालों लगते हैं, 100-सैकड़ों सालों लग जाते हैं उसका विघटन होने में। ऐसा कहते हैं कि प्लास्टिक का जो अपशिष्ट है वो पृथ्वी पर से खत्म होने में सैकड़ों वर्ष लगाता है। तो इसीलिए उस जो अपशिष्ट प्लास्टिक है उसका सही सदुपयोग करने के लिए सड़क बनाने की योजना शुरू करी गई है। तो ये जो परियोजना है ये कहां पर शुरू करी गई है? तो ये परियोजना शुरू करी गई है नोएडा में। तो ये तो थी जानकारी यहां से, लेकिन थोड़ी और इसके बारे में वर्णन में से पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे के बीच में ये पहली सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क की लंबाई जो है वो लगभग 500 मीटर की लंबी सड़क होगी, लंबाई 500 मीटर होगी लगभग। और कहां पर बनेगी? तो ये नोएडा सेक्टर 129 में ये शुरू होगी। किस किस के द्वारा मिलकर के ये परियोजना शुरू करी जाएगी? तो ये परियोजना शुरू करी जाएगी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और नोएडा प्राधिकरण के रूप, दोनों ने मिलकर के ये परियोजना शुरू करने की का संकल्प लिया है। उसके बाद बात करते हैं कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो एक दो प्रश्न आपके यहां से बन सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बात करते हैं इसका मुख्यालय कहां है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। उसके बाद बात करते हैं कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक हैं अशोक सिन्हा। अशोक सिन्हा वर्तमान में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। तो ये तो हुई जानकारी है यहां से। अब बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। देश में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थापित करी गई है? तो देश में सबसे बड़ी जो सौर ऊर्जा परियोजना है ये शुरू करी गई है लेह में। लेह, अभी पिछला प्रश्न भी आया था लेह से संबंधित, तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। लेह कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि लेह जो है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। अब ये लेह में शुरू करी गई है, लेकिन किसके द्वारा शुरू करी गई है या कहां पर स्थापित करी गई है? तो भारतीय वायुसेना स्टेशन में, भारतीय वायुसेना स्टेशन लेह में इसको स्थापित किया गया है। अब ये किस परियोजना के तहत शुरू करी गई है? तो ये शुरू किया गया है मेक इन इंडिया पहल के तहत, ये लेह में स्थापित करी गई है। जो सबसे बड़ी जो सौर ऊर्जा परियोजना है ये भारत में लेह में स्थापित करी गई है भारतीय वायुसेना स्टेशन में, जो कि किस पहल के तहत?
मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है। बात करें अगर हम इसके उद्घाटन की कि इस योजना का उद्घाटन किसने किया है, इस परियोजना का उद्घाटन किसने किया है, तो पश्चिमी वायुसेना कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल वी.आर. चौधरी ने इसका उद्घाटन किया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत की अगर हम बात करें तो इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है वो है 122 करोड़ रुपए। इस परियोजना का पूरा नाम अगर पढ़ना चाहें तो इसका पूरा नाम है सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट का प्रावधान। ये पूरा का पूरा इसका इस परियोजना का नाम है। यहां से मैं आपको बताता हूं, देखो लद्दाख में शुरू करी गई है, तो अगर हम लद्दाख के बारे में पढ़ना चाहें, लद्दाख के बारे में पढ़ना चाहें तो भाई लद्दाख जो है वो भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। पता होना चाहिए, ये 2019 की बात है, तो चलो इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू दो बने थे। जब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य हुआ करता था, इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू के रूप में उसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया था। और जो लद्दाख है इसकी राजधानी है लेह, और इसमें दो जिले हैं। कौन कौन से? लद्दाख में दो जिले आए हैं, केवल लेह और दूसरा आता है कारगिल। इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं जो कि लद्दाख से संबंधित है। और लद्दाख के अगर हम एक इंपॉर्टेंट बात करें कि लद्दाख के अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल की बात करें तो कौन है? राधा कृष्ण माथुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आप लोगों को इस प्रश्न से बताए हैं, इनको पूरा पढ़ना है, रिवाइज करना है आप लोगों ने। और एक बात और देख लीजिएगा, यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों लिखा? हमने पूरा गवर्नर ही क्यों नहीं लिख दिया? क्योंकि गवर्नर मतलब राज्यपाल, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल। तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, और आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहां पर उपराज्यपाल नहीं होते हैं, बल्कि नहीं, वहां पर राज्यपाल नहीं होते हैं, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। पूरी तरह से प्रश्न समझ में आया? और अगर आया तो चलिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 5। देश में साइकिल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अभी हमारे देश भारत में एक साइकिल अभियान शुरू किया गया है जो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। भारतीय सेना ने साइकिल अभियान शुरू किया है। अब ये जो शुरू किया गया है ये कहां पर शुरू किया है? तो ये भारतीय सेना के कोणार्क कोर द्वारा, कोणार्क जो भारतीय सेना का कोर है उसके द्वारा शुरू किया गया है। ये गुजरात और राजस्थान दो राज्यों में 1971 किलोमीटर की साइकिल यात्रा है। 1971 किलोमीटर की साइकिल यात्रा क्यों है? क्योंकि ये किसकी स्मृति के रूप में शुरू करी गई है? तो ये शुरू करी गई है जो 1971 में भारत और पाक युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। उसमें भारतीय सशस्त्र बलों के स्वर्ण जयंती विजय समारोह के रूप में ये योजना, ये अभियान शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है गुमान सिंह झाला के द्वारा। गुमान सिंह झाला जो है उन्होंने कच्छ की लखपत चौकी से, कच्छ की लखपत चौकी जो कि गुजरात में है, यहां से इसको शुरू किया है। और ये 1971 किलोमीटर की साइकिल यात्रा है। अब एक बात और देखिएगा, भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है, तो थोड़ी सी जानकारी तो भारतीय सेना के बारे में भी होनी चाहिए ना। तो भारतीय थल सेना के बारे में अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। बात करते हैं भारतीय सेना के थल सेनाध्यक्ष का नाम क्या है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, यानी कि MM नरवणे जो हैं वे भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। तो ये जानकारी यहां से पढ़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। ऊर्जा स्वराज यात्रा को किसने हरी झंडी दिखाई है? ऊर्जा स्वराज यात्रा को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो ये हरी झंडी दिखाई है ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, अर्थात ऑप्शन ए सही रहेगा यहां पर। जो ऊर्जा स्वराज यात्रा है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है, ये शुरू कराई गई है। अब देखिएगा, शिवराज सिंह चौहान जो है
वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बार बार बताता हूं आप सभी से कि जब भी किसी मंत्री का नाम याद आए तो उसके मंत्रालय को पढ़ना है, और जब किसी मंत्रालय को पढ़ना है तो उसके मंत्री का नाम भी याद रखना है। समझ में आई बात। अब ये कहां से शुरू करी गई है? तो ये शुरू करी गई है भोपाल में। 11 साल लंबी यात्रा है ये, 11 वर्ष के लिए यात्रा शुरू करी गई है। प्रोफेसर चेतन सोलंकी द्वारा हरित ऊर्जा के प्रसार के लिए इस यात्रा को शुरू किया गया है, इस यात्रा को हरी झंडी दी गई है। तो अगला प्रश्न पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू करी है, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी अगर हम थोड़ी बातें पढ़ें तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है? भोपाल में। और मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 55। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। प्रकाश जावड़ेकर ने अब इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल शुरू किया है, लॉन्च किया है। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रकाश जावड़ेकर भी तो मंत्री है, वे किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो वे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। तो उनके मंत्रालय का नाम पढ़ लिया ना, क्योंकि अभी अभी तो बात हुई थी कि किसी भी मंत्री को पढ़े तो उसके मंत्रालय को जरूर पढ़ना है। चलिए बात करते हैं थोड़ी और इसमें। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी प्रमुख कदमों को शामिल किया गया है, इसीलिए ये नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आया है, शहद किसान उत्पादक संगठन FPO कार्यक्रमों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? अभी ऑप्शन ए अर्थात नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शहद किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रमों का उद्घाटन किया गया है। अब यहां एक और प्रश्न आप लोगों के लिए मैं क्रिएट करता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर का मंत्रालय कौन सा है? नरेंद्र सिंह तोमर के अगर हम मंत्रालय की बात करें तो वे वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। चलो तो थोड़ी जानकारी इस प्रश्न के बारे में पढ़ते, क्योंकि आपने मंत्री और मंत्रालय को तो पूरी तरह से पढ़ना है। आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न यहां से जरूर बनते हैं, और अगर नहीं भी बनते हैं तो आप लोगों को नॉलेज तो बनती है उसकी। चलो देखिएगा, ये जो FPO कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है, अर्थात शहद किसान उत्पादक संगठन के कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है, ये किया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। इसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED नाफेड द्वारा स्थापित किया गया। अगर बात करी जाए कि स्थापना किसने करी है, तो स्थापना के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं कि नाफेड द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। ये शुरुआत में 5 राज्यों में लॉन्च किया गया है। और अगर हम 5 राज्यों की बात करें तो सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन स्थान पे, बिहार के पूर्वी चंपारण में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में, मध्य प्रदेश के मुरैना में और राजस्थान के भरतपुर में, 5 जगह पर ये शुरुआत में लॉन्च किया गया है। समझ में आई बात? उम्मीद है आप लोग बहुत ही आराम तरीके से पढ़ रहे होंगे इसको, एक एक चीज आपको समझ आ रही हो। पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि अकलू राम महतो का निधन, वे किस राज्य में मंत्री रहे? अकलू राम महतो जो हैं वे किस राज्य में मंत्री रहे हैं? तो वे मंत्री रहे हैं बिहार में, अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। अकलू राम महतो जो थे वे बिहार में मंत्री रह चुके हैं। बात करते हैं किस पार्टी से संबंध रखते थे, तो ये सारी जानकारियां यहां आप लोगों के सामने है। अकलू राम महतो जो थे वे 1995 से लेकर के 2020 तक, यानी कि पिछले 25 सालों तक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल RJD में मंत्री रहे हैं। उन्होंने झारखंड आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण निभाई थी भूमिका। और बात करते हैं क्योंकि वो RJD में थे, RJD अर्थात राष्ट्रीय जनता दल में शामिल थे, तो यहाँ RJD के बारे में अगर हम थोड़ी बातें पढ़े तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1997 को। संस्थापक कौन है इसके?
तो आरजेडी के संस्थापक है लालू प्रसाद यादव। और एक और बात, अंतिम सी बात बताते हैं आरजेडी के बारे में कि इसका चुनाव चिन्ह क्या है। तो आरजेडी का चुनाव चिन्ह है लालटेन। तो ये थी जानकारियां यहां से। आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि अत्यंत दुर्लभ सफेद पेंगुइन कहां पर देखे गए हैं। तो अत्यंत दुर्लभ जो सफेद पेंगुइन है वे देखे गए हैं गैलापागोस द्वीप समूह में, यानी कि ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। समझ में आई ना बात। उसके बाद चलिएगा, गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में बात करें तो सभी द्वीप समूहों के इतिहास में ये पहला पेंगुइन है जो कि सफेद कलर का पेंगुइन देखा गया है। ये जानकारियां थी आज की वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के नोट्स मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।